आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई के अवैध बंगले को गिराने का एक और वीडियो सामने आया। आरोप है कि ये बंगला बिना नक्शा पास किए बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। और सामने आए एक वीडियो में 2 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह ढहती दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। इससे पहले इमारत को गिराने के लिए प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन लेकर वहां पहुंची, जहां कुछ कर्मचारी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के रिश्तेदार इमरान जई के अवैध तरीके से बनाए गए बंगले को प्रशासन ने गिरा दिया। दावा किया गया कि यह बंगला बिना नक्शा पास किए बनाया गया था, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन लेकर वहां पहुंची और एक 2 मंजिला इमारत को ढहा दिया। इमारत के दूसरे हिस्सों में भी कई कर्मचारी मशीनों की मदद से तोड़फोड़ करते नजर आए। 26वीं कार्रवाई इमरान जई के इस अवैध मकान के खिलाफ यहां पर की जा रही है। इससे पहले प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और बंगले को खाली करवाने की कार्रवाई में जुट गए। साथ ही वहां रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग बंगले के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि कुछ महिलाओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। तोड़फोड़ में जुटे अधिकारियों ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्ती बरती जा रही है। एंटायर यूपी में जो माफियाज हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इनके विरुद्ध डिफरेंट एजेंसी सब जगह कार्रवाई हो रही है। इस दौरान वहां काफी लोगों की भीड़ भी जुट गई, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से दूर कर दिया। दिल्ली से नोएडा आने वाले कुछ लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ये फैसला किया है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि दिल्ली से नोएडा आने वाले कुछ ही लोगों का सैंपल टेस्ट होगा। इससे ट्रैफिक और नोएडा आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली और नोएडा के बीच इससे ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है, जिस वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है। रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। विशेष अभियान चलाया जाएगा जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैम्पलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कुछ रोज पहले कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई के दौरान एक कार बरामद हुई थी, जिसकी जांच में रमेश तोमर का नाम सामने आया था। और जांच आगे बढ़ी तो शहर के आजाद नगर इलाके में उसके कई अवैध निर्माण होने का पता चला, जिसके बाद प्रशासन ने उसके अवैध ठिकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई। अवैध निर्माण गिराने के दौरान किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नगर निगम और प्रशासन के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद वहां खुदाई करने वाली कई बड़ी मशीनों को बुलाया गया और फिर हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के सभी अवैध निर्माणों को एक एक कर गिरा दिया गया। इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए हुए। यही नहीं, पास के ही एक पार्क में उसके 3 अवैध मोबाइल टावर का भी पता चला, जिन्हें प्रशासन गिराने की तैयारी में जुट गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि कमला हैरिस की सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। हमने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया और हमारी साझा प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा की। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगे। खराब सेहत की वजह से पिछले 2 महीने से वो रांची के मशहूर अस्पताल रिम्स के निदेशक के बंगले में रह रहे हैं और इसी दौरान उन पर यह आरोप लगा। क्योंकि रांची के रिम्स निदेशक के बंगले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें लालू प्रसाद यादव आराम से लॉन में बैठकर फोन पर बात करते दिखे। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि पास ही खड़े एक शख्स ने उन्हें फोन पकड़ाया, जिससे लालू प्रसाद यादव ने कुछ देर तक किसी से बात की और फिर वो फोन पास खड़े शख्स को वापस दे दिया। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके सामने आने के बाद चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप लगने लगे। अब सवाल यह है कि एक कैदी लालू प्रसाद
किससे बात कर रहे थे, उनको किस तरह से मोबाइल उपलब्ध कराया गया, उनके सुरक्षा में लगाए गए तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आते ही आरजेडी के विरोधियों ने इस मामले को हाथों हाथ लिया और झारखंड की सोरेन सरकार को घेर लिया। बिल्कुल साफ है कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई न रुचि है न उनका भरोसा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद रिम्स के निदेशक ने भरोसा दिया कि वो इस बारे में जानकारी जुटाएंगे। क्या है, अगर हमें जानकारी लेनी होगी तो मैं फिर उसकी समीक्षा करके लूंगा। करीब 2 महीने पहले लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से वहां के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था और तब से वो वहीं पर रह रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि इस वजह से रिम्स के नवनियुक्त निदेशक को गेस्ट हाउस में रहना पड़ रहा है। यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव के फोन पर बात करने की तस्वीरें सामने आते ही विवाद बढ़ गया, क्योंकि उन पर जेल के नियम तोड़ने के आरोप तो लगे ही, साथ ही उनका इलाज अस्पताल में नहीं होने पर भी सवाल खड़े होने लगे। इस बारे में हाईकोर्ट भी अस्पताल प्रबंधन से सवाल पूछ चुका है, जिस पर कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई। करीब 2 महीने पहले कोरोना का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया था। हालांकि उस समय वो बंगला खाली था, लेकिन अब हालात अलग हैं। इस बीच अटकलें हैं कि अस्पताल प्रबंधन बंगला खाली कराने से पहले 27 नवंबर तक इंतजार करने के मूड में है, क्योंकि उस दिन झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और अगर उन्हें जमानत मिल गई तो अस्पताल प्रबंधन को कोई और इंतजाम करना नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट और निर्वाचन विभाग के अलावा वो सभी विभाग रखे हैं जो अभी किसी को नहीं दिए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को सुशील मोदी के सारे विभाग सौंप दिए गए। अटकलें थी कि नीतीश वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा पर्यावरण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग और उद्योग विभाग सौंपा गया, जबकि कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले की वजह से चर्चा में रहे मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को पशुपालन विभाग, जबकि बीजेपी के कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया, जबकि जेडीयू के विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी को फिर से उनके पुराने विभाग ही दिए गए। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक के फैसले के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से काफी पहले बैरिकेड लगाकर रोक लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए धक्का मुक्की शुरू कर दी, लेकिन पुलिस भी मोर्चे पर डटी रही। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही धरना देने की योजना बनाई। सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे लोगों ने केजरीवाल सरकार से सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर बैन के फैसले को वापस लेने की मांग की। कुछ देर बाद सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और फिर से पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस बार भी पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। केजरीवाल अपने सारे काम कर सकते हैं, हिंदुओं के साथ अपमान क्यों? असल में कोरोना संकट की वजह से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगाई और बीजेपी की मांग है कि लोगों को पूजा की अनुमति दी जाए। पाकिस्तान ने लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की साजिश रची है। पाकिस्तान सेना के इशारे पर पीओके में आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। लोगों को भड़काने की आईएसआई मौलवियों और आतंकी संगठनों का सहारा ले रही है और पीओके में मौलवियों से रैलियां करवा रही है, जिनमें मौलवी पाकिस्तानी सेना की इज्जत करने को कह रहे हैं। पीओके में मौलवी करीब 24 रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है। लोगों को भड़काने के लिए मौलवी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर अपने हक में करना चाहती है। पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान की फौज गज़बा हिंद का नारा लगाकर पीओजे के अंदर लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो गुस्सा है उससे हटाने की कोशिश कर रही है। उनके अंदर भारत के प्रति जो जलवा है उसको दूर करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि इसके लिए राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी, जिसके तहत आरोपी के साथ ही उसकी मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।
जबकि बहला फुसलाकर या जबरन शादी या धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल तक की सजा भी दी जाएगी। साथ ही अगर कोई अपनी मर्जी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना चाहेगा तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर को जानकारी देनी होगी। गठबंधन के बहाने अमित शाह ने गांधी परिवार पर हमला बोला। गुपकार गठबंधन की पार्टियों से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस पर हमले तेज हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आरोपों पर सफाई मांगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों का साथ देने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है क्या कि कश्मीर के झंडे के बिना वो तिरंगा नहीं लहराएंगे, वो सही है? जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्विटर पर 2 पन्नों की सफाई ट्वीट की। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कश्मीर के हालात खराब होंगे तो आपकी वजह से होंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को राजधानी में छठ पूजा पर छुट्टी का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने की रोक जारी रहेगी। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 12 दिसंबर के बीच होगा। इस बार विधानसभा के सत्र का आयोजन धर्मशाला में किया जाएगा। यूपी के फतेहपुर में एक तालाब से 2 लड़कियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले में पीड़ित परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई, जबकि पुलिस ने तालाब में डूबने को मौत की वजह बताया। और गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें तालाब में डूब रहे एक लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया। ये घटना 2 दिन पुरानी है, जब एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर तालाब में गिर गई थी और उसमें बैठा लड़का पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए एक आदमी भी तालाब में उतरा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस बीच कुछ और लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए। किनारे खड़े लोगों ने दोनों को बाहर निकालने के लिए तालाब में रस्सी फेंकी। काफी कोशिश के बाद दोनों रस्सी की मदद से तालाब से बाहर आ गए। हम कूद के गाड़ी में गए और ले जाके हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने लेजम फेंकी। लेजम जाके हमने उस लड़के को पकड़ कर दिया। बताया गया कि दोनों के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो कार पूरी तरह तालाब में समा गई। जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम साफ होने के बाद कई अहम रास्तों को खोल दिया गया, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी नहीं थमी। गुलमर्ग समेत कश्मीर के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फ की मोटी चादर जमी दिखी, जिसे देखने के लिए खास तौर पर सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ दिखा। चिनार के पेड़ों से लेकर होटल और घरों की छतों तक सब कुछ सफेद रंग का दिखने लगा। हल्की धूप खिलने के बाद नजारा और भी खूबसूरत हो गया। एक्चुअली इट इज हेवन और विंटर्स में गुलमर्ग ज्यादा अच्छा लगता है। सीजन की ये पहली बर्फबारी टूरिज्म के लिहाज से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अहम है। दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और जब यहाँ पे बर्फबारी के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद ये भरपूर नजारे दिखते हैं। हालांकि धूप खिलने के बाद मैदानी इलाकों में हालात कुछ बेहतर हो गए। जम्मू श्रीनगर हाईवे को आंशिक रूप से खोल दिया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल पूरा दिन बंद रहा था, आज हालांकि पार्शली तौर पर खोला गया है। हालांकि पूरी तरह रास्ते खुलने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि राजौरी समेत कई जगहों पर अभी तक बर्फ मुसीबत बनी हुई है, जिसे हटाने का काम जोरों पर है। मध्य प्रदेश के देवास में 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस उनका जुलूस निकालते हुए अपने साथ ले गई। इन दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप है, जिन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने उन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें काफी देर तक घुमाया। इस बीच कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। जुलूस के समय आरोपियों से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई गई। अवैध शराब अंग्रेजी और देसी जब्त हुई है उनके कब्जे से। शहर के कई इलाकों में घुमाने के बाद उन्हें कोर्ट पहुंचाया गया। उत्तराखंड के काशीपुर से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू कार आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के मकान में घुस गई। कार ड्राइवर ने बताया कि रामनगर लौटते वक्त उसकी कार का संतुलन अचानक बिगड़ गया, जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली के मकान का गेट तोड़कर अंदर घुसती चली गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि गाड़ी के अंदर घुसते ही वहां तैनात गार्ड अलर्ट हो गया और तुरंत बंदूक लेकर कार की तरफ दौड़ा। इस बीच कार ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करता नजर आया, जिसे रोकने के लिए उस गार्ड ने गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। इस तरह गार्ड ने उस कार ड्राइवर को वहीं पर रोक लिया। झारखंड के जमशेदपुर में कुछ लोगों के बीच हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि किसी बात पर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई लोगों के घायल होने का भी दावा किया गया। घटना की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस के सामने ही लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही।
आरोप है कि कुछ लड़के मंदिर के पास बैठकर नशा कर रहे थे और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 50 से भी अधिक संख्या में लड़कों को बुलाकर पूरी बस्ती में बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए। कई लोग जख्मी हुए इसमें। शिकायत के बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा। और तनाव बढ़ने के बाद इलाके में कुछ पुलिस वालों को तैनात किया गया। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहां चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद से ही राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस इन प्रदर्शनों को ताकत के जोर पर कुचलने में जुटी। और उसका यही रूप एक बार फिर राजधानी मिन्स्क में दिखाई दिया, जहां पुलिस ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। यही नहीं, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए खास तरह के बम का भी इस्तेमाल किया। सड़क के जिस हिस्से में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, वहां अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां भी नहीं छोड़ा। भाग रहे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में करीब 6400 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं लगातार दूसरे दिन दिल्ली में 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछला 5 दिन में दिल्ली में करीब 500 लोग कोरोना के आगे जिंदगी की जंग हार गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर है, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 89.94% पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव केस 42,004 हो गए हैं। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4,95,598 हो गई है। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। बावजूद इसके दिल्ली की ओखला मंडी और गाजीपुर मंडी दोनों जगहों पर अधिकांश लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि दुकानदार भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर सब्जी मंडी में और मैं यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ मास्क आपको अधिकांश लोग मैक्सिमम लोग जो मास्क नहीं लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और जब कैमरा उनके सामने जाता है तब वो मास्क लगाते हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ यहाँ पर उड़ाई जा रही है और अधिकांश लोग जो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखेंगे वो बिना मास्क के यहाँ पर दिखेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, इधर आओ, मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क कहाँ है? सर मास्क तो गाड़ी में रह गया। गाड़ी में क्यों रह गया? भूल गए। भूल गए क्यों? मालूम वायरस किस तरीके से फैल रहा है? नहीं लगाते मास्क, जरूरी है मास्क लगाना। 2 गज की दूरी जरूरी है सर। मास्क 2 गज की दूरी कहाँ हो रही है? सर ये मार्केट है, मार्केट के अंदर नहीं हो पाता। पर मास्क तो आपका मास्क जी ये रहा। तो अभी आप लगा लिए कैमरे को देख के। मास्क लगाना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग। ये बताइए मास्क कहाँ है आपका? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसको देख रहे हैं कोरोना वायरस फैल रहा है किस तरीके से, रोज के हजारों मामले आ रहे हैं। अभी आप कैमरे को देख के मास्क लगा रहे हैं। इसको लगा लें। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मरीजों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर भीड़ वाले बाजारों को कुछ समय के लिए बंद करने की इजाजत मांगी गई है। इसके पीछे केजरीवाल सरकार की दलील है कि कुछ बाजारों में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा शादियों में भीड़ कम करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया, जिसके तहत शादी समारोह में अब 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लेकिन व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केजरीवाल सरकार के इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में है, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। बिहार के वैशाली में एक लड़की को जिंदा जलाने की घटना पर सियासत गर्मा गई। बिहार के वैशाली में एक लड़की को जिंदा जलाने की घटना पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्य सरकार पर चुनावी फायदे के लिए घटना को दबाने का आरोप लगाया। आरोप है कि कुछ रोज पहले छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की को जिंदा जला दिया था, जिसकी 3 दिन पहले इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई है।
विपक्ष के हमले के बाद बिहार में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। जो दोषी हैं उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के बुलंदशहर में एक एलएलबी की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। छात्रा के पास से खत मिला जिसमें उसने रेप होने की बात लिखी और इल्जाम लगाया कि आरोपियों पर पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि जिनेवा में WHO मुख्यालय में 65 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद कप्तान टिम पेन समेत कई खिलाड़ियों को एडिलेड से न्यू साउथ वेल्स ले जाया गया ताकि खिलाड़ियों को सुरक्षित रखा जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी और फिर T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद एडिलेड में 17 दिसंबर से टेस्ट मैच होंगे। कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुल्ला उमर को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना ने मुल्ला उमर और उसके बेटे को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। मुल्ला उमर आतंकी संगठन जैश अल अदल से ताल्लुक रखता था और आतंकी मुल्ला उमर ईरान में मोस्ट वांटेड था। मुल्ला उमर ने ही कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान को सौंपा था और ईरान के दबाव में ही पाकिस्तानी सेना ने ये ऑपरेशन कर मुल्ला उमर को मार गिराया। रूस के समारा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें वहां का एक मुर्दा घर कोरोना से मरने वालों के शवों से भरा नजर आया। ये वीडियो सामने आने के बाद रूस पर मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि जिस समारा शहर में कोरोना की वजह से सिर्फ 7 लोगों की मौत होने का दावा किया गया था, वहीं के मुर्दा घर में कोरोना से मरने वाले लोगों के 50 से ज्यादा शव पड़े नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो रूस की एक पूर्व मॉडल ने रिकॉर्ड किया जिसके पिता की कोरोना से मौत हो गई थी, लेकिन जब वो उनका शव ढूंढने मुर्दा घर पहुंची तो वहां की हालत देखकर वो हैरान रह गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस पर मौत से जुड़े आंकड़े छिपाने के आरोप लगने लगे, क्योंकि रूस कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है। सोमवार को भी वहां रिकॉर्ड 23,000 के करीब नए मरीज मिले हैं। हालात बिगड़ते देख वहां के हक्सिया में तो सेना को मैदान में उतार दिया गया। मौजूदा अस्पतालों में जगह कम पड़ने के बाद वहां सेना को नए अस्पताल बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इन अस्पतालों में सेना के डॉक्टर मरीजों का इलाज करते नजर आए। यूपी के मेरठ में सिलेंडर में धमाका होने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि 4 घरों की छतें उड़ गई और मलबे में कई लोग दब गए। हादसे की जानकारी लगते ही वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंच गई और फिर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। ये सिलेंडर फटा, उसकी वजह से कैजुअल्टी हुई है। काफी देर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया गया। अहमदाबाद में जन्मदिन के मौके पर सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। मामला उस समय सामने आया जब गिरफ्तार हुए शख्स के जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो सड़क पर एक तलवार से केक काटता दिखा, जिसके बाद वो फायरिंग करता भी नजर आया। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखा कि आरोपी शख्स के जन्मदिन के मौके पर सड़क पर एक बड़ा केक रखा गया जिसे उसने घमंड दिखाते हुए तलवार से काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटने के बाद उसने हाथ में तलवार लेकर फोटो भी खिंचवाई। ये शख्स यहीं नहीं रुका बल्कि उसने रुतबा दिखाने के लिए केक काटने के बाद बंदूक उठाई और हवा में फायरिंग कर दी। बताया गया कि आरोपी शख्स ने जहां केक काटा उसी जगह के नजदीक उसने अपने जन्मदिन की शानदार पार्टी भी रखी, जहां फिल्मी गानों पर नाचते लोगों में एक शख्स हवा में फायरिंग करता दिखा। जन्मदिन की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, पुलिस हरकत में आ गई और उसने सरेआम फायरिंग करने वाले आरोपी शख्स समेत इस काम में उसका साथ देने वाले दूसरे कई लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में समंदर किनारे और नदियों के घाटों पर छठ पूजा पर बीएमसी ने रोक लगा दी है। बीएमसी ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लिया है। बीएमसी की दलील है कि समंदर तट और नदी किनारे बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हालांकि कृत्रिम तालाब बनाने पर मंजूरी लेना जरूरी होगा और शर्तों का पालन भी करना होगा। अब में पहली बार एक महिला गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहां महिला गोल्फ प्रतियोगिता की मेजबानी को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे रूढ़िवादी देश में जहां महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें हैं, पहली बार उसकी जमीन पर महिला खिलाड़ी गोल्फ खेलती नजर आईं। लेडीज यूरोपियन टूर के इस टूर्नामेंट को पहली बार आयोजित किया गया, जिसके लिए सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया। माना जा रहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए सऊदी अरब अपनी कट्टर छवि को बदलना चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर हमला बोला। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी
दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली के मिलेनियम पार्क इलाके से जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो दिल्ली में बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने दोनों आतंकवादियों को खुफिया सूचना पर पकड़ लिया। पकड़े गए आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल, 10 कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि ये दोनों पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकियों के संपर्क में थे और हमले के बाद नेपाल के रास्ते पीओके जाने की फिराक में थे। अभी तक के पूछताछ में ये सामने आया है कि उन लोगों ने कबूला है कि ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं। मोबाइल फोन वगैरह जो बरामद हुआ है उनकी उसको भी खंगाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की तीसरी बैठक को संबोधित किया और बताया कि देश ने कोरोना काल को अवसर में बदल दिया। We are looking to invest in India has exciting opportunities. यूपी में 23 नवंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल जाएंगे जिनमें 50% छात्रों को बुलाया जा सकता है। नीतीश कटारा हत्याकांड में खुद को गवाह बताने वाले अजय कटारा की पत्नी मधु ने कुछ लोगों पर हमले का आरोप लगाया। मधु के मुताबिक यह हमला दिल्ली के पास गाजियाबाद में हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने इस हमले के पीछे बाहुबली नेता डीपी यादव को जिम्मेदार बताया। नीतीश कटारा की साल 2002 में हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में डीपी यादव के दोनों बेटे दोषी करार दिए गए थे। डीपी यादव गैंग ने हमला किया है। फ्रांस सरकार ने साफ कर दिया कि जनवरी तक दर्शकों को स्टेडियम जाकर मैच देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के मुद्दे के बाद अब छठ पूजा मनाने पर सियासत शुरू हो गई है। छठ पूजा में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन उद्धव सरकार और बीएमसी ने अब तक इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और मांग की कि वो इस बारे में सरकार को निर्देश दें। आग्रह किया आदरणीय राज्यपाल जी से कि वे सरकार से कहें कि वो इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी करे। लेकिन उद्धव सरकार को बीजेपी की इस मांग के पीछे सियासत नजर आई। आपके पास कोई मुद्दा बचा नहीं क्या? आप जो है वो धर्म के नाम पे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ गुजरात के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए गुजरात के रहने वाले 2 लोगों को सेना के फर्जी आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया। सरहदी बाड़मेर में सेना के फर्जी आई कार्ड लेकर जा रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी से हड़कंप मचा है। सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी लगाकर गुजरात के रहने वाले 2 संदिग्धों को पकड़ा। गिरफ्तार युवकों के पास पुलिस को सीआरपीएफ के फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं। साथ ही गुजरात नंबर की एक कार भी जब्त की। पकड़ा, एक का नाम है जैसे नवगण भाई और दूसरा है विक्रम भाई। नवगण भाई के पास में एक दशरथ भाई सीआरपीएफ के कांस्टेबल का नाम का फर्जी कार्ड मिला, जिसपे किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, बिल्कुल फर्जी है, जिस पर उनको संदिग्ध होने से उनको दस्तक कर गिरफ्तार किया गया है। उनके पास वाहन थे वो जब्त किया है और कार्ड को भी जब्त किया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया के टिग्रे में जारी विवाद के बीच वहां के करीब 25,000 शरणार्थी पड़ोसी देश सूडान के लिए रवाना हो गए। इथियोपिया की सरकार और टिग्रे प्रशासन पिछले काफी वक्त से आमने सामने है, जिसकी वजह से वहां गृह युद्ध के हालात बनते दिख रहे हैं और इसी डर से टिग्रे में रहने वाले हजारों शरणार्थियों ने पड़ोसी देश सूडान की तरफ कूच कर दिया। कुछ लोग नावों पर बैठकर नदी के रास्ते तो कुछ पहाड़ों के बीच से होते हुए पैदल चलकर सूडान की सरहद में दाखिल होते नजर आए। लोग अपने बर्तन, कपड़े और बिस्तर लेकर किसी तरह वहां बनाए गए राहत शिविरों तक पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखों में अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने का दर्द साफ नजर आया। पिछले 5 दिन में करीब 15,000 शरणार्थी सूडान पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में उनके वहां पहुंचने से अब वहां के प्रशासन और समाज सेवी संगठनों के सामने उन्हें रखने और उनके खाने पीने का इंतजाम करने में मुश्किल खड़ी हो गई। The situation is very bad. You can see some start of an assistance provision, but much more needs to be done. इन सब के बीच इथियोपिया की सरकार ने टिग्रे में अपनी सेना तैनात कर दी, जिसके बाद इलाके के लोगों में जश्न का माहौल नजर आया। लोगों ने नाच गाकर जवानों का स्वागत किया। बताया गया कि वहां के लोग टिग्रे प्रशासन की सख्ती से काफी नाराज थे। यूपी के मुरादाबाद जिले में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब के मंडी से बिहार की बेतिया जा रही बस की टक्कर ट्रक से होने की वजह से यह हादसा हुआ।
हादसे के वक्त बस में करीब 80 लोग सवार थे। ये सभी लोग लुधियाना के धान मंडी में मजदूरी करते हैं और छठ पूजा पर घर लौट रहे थे। यात्री हादसे की वजह बस ड्राइवर के नशे में होने को बता रहे हैं। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर इस वक्त हड़कंप मच गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रक है। ये ट्रक रामपुर की तरफ से आ रहा था नेशनल हाईवे पर और ये मुरादाबाद के 0 पॉइंट पर इसको मुड़कर उत्तराखंड की तरफ जाना था, काशीपुर रामनगर की तरफ। और दूसरी तरफ से दिल्ली से एक बस आ रही थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस तरफ से। ये दिल्ली वाली दिशा है, इधर से एक बस आ रही थी। उस बस को बस पंजाब के रास्ते दिल्ली होते हुए आ रही थी। उस बस को इधर बिहार जाना था। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। ये लखनऊ जाने वाली साइड है, लखनऊ होके बिहार उस बस को जाना था। अचानक दोनों ही वाहन चालक एक दूसरे को देख नहीं पाए और उसके बाद ये ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद ये ट्रक यहाँ पर ये सीमेंट का एक पिलर है, इससे टकराकर रुक गया। उसके बाद जो बस है वो बस यहाँ डिवाइडर पर चढ़ती हुई पेड़ों को रौंदती हुई आप देखेंगे सामने वो दीवार तोड़ती हुई, एक प्लॉट है वहाँ दीवार तोड़ती हुई बस जाकर उस प्लॉट में चली गई और उस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। ये वो बस है जो पंजाब से मजदूरों को लेकर बिहार जा रही थी। ये बस है नंबर UP 19M 4111। ये बस बिहार जा रही थी जो दीवार तोड़कर यहाँ घुस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं बस में यात्रियों के चप्पल इसी तरह पड़े हुए हैं, भगदड़ मची। उसके बाद यात्री यहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकले और ये पूरी दीवार तोड़ती हुई बस यहाँ आकर रुकी है। आगे का आपको मैं दिखाऊंगा बस की क्या हालत हुई है। ट्रक से टकराने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी बस आगे से चकनाचूर हो चुकी है। फिलहाल मुरादाबाद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भेजा है और अब छानबीन की जा रही है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। हमको जाना था बिहार। अच्छा, ड्राइवर ने जो ये गाड़ी यहाँ पर डाली है, क्या वजह थी ऐसी? अब तो वजह हम तो लगा उधर तो हमारा आँख मुना गया। क्या ड्राइवर शराब पिए हुए था? शराब पिया है, नहीं देख रहे। ड्राइवर कंडक्टर दोनों शराब पिए हुए थे। शराब पिया है। कितने को चोट लगी? यार वो आगे घुमा ले गया, मैं तो भी घूम आदमी का चोट लगा हुआ है। बैठे हुई थी लगभग इसमें 80 लमसम सवारी थी। अच्छा, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? और कम से कम 20-25 आदमी घायल हुआ है। ये बस पंजाब से बिहार के लिए जा रही थी। इसमें श्रमिक थे। इसमें अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु होने की न्यूज़ कंफर्म हुई है। बाकी लोगों को अभी जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें टीमें लगी हुई हैं, सभी का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और जैसे और